बेच सकता है। अभी तक ये बंदिश थी किसान को कि किसान बाहर नहीं बेच सकता था अपना माल, उसको अपने क्षेत्र की मंडी में ही लाना पड़ता था। लेकिन अब इससे अंतरराज्यीय ट्रेड खुल गया है, तो जो इंस्पेक्टर लाइसेंस राज दुनिया भर का झंझट था, अब उससे किसान को पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। दूसरा, कई बार लोगों को यह लगता है कि भाई इससे व्यापारियों को नुकसान हो जाएगा, तो इससे व्यापारियों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अभी ग्वालियर की मंडी में ज्यादा से ज्यादा 30-40 व्यापारी हैं, और वो 30-40 व्यापारी सिर्फ ग्वालियर की मंडी में ही व्यापार करते हैं, वो डबरा की मंडी में खरीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मंडी के ही लाइसेंसधारी है। लेकिन अब इस एक्ट के माध्यम से व्यापारी भी इंटर स्टेट ट्रेड करने के लिए स्वतंत्र हो गया है। तो बीच में जो बिचौलिया राज था, वो पूरी तरह इस एक्ट के बाद समाप्त हो जाएगा। किसान के उत्पादन पर पंजाब जैसे राज्य में 8.5% टैक्स लगता है। उस 8.5% से किसान को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो भी टैक्स होता है अंततोगत्ता उसका घाटा तो किसान को ही होता है, कि व्यापारी तो अपनी तरफ से 8% देने वाला है नहीं। तो इसलिए टैक्स फ्री ट्रेड होगा, तो उसका फायदा भी किसान को मिलेगा। दूसरा जो एक्ट है, वो एक्ट है मूल्य आश्वासन और किसानों की सेवाओं का करार, जिसको सामान्य भाषा में लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, वो क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट है नए एक्ट की परिभाषा में। इस एक्ट के माध्यम से हम लोगों ने एक पूरा नेशनल प्लेटफॉर्म किसानों को और प्रोसेसर कर्ताओं को दिया है। इस एक्ट में किसानों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए। इस एक्ट में जो छोटा किसान है, उस किसान के पास प्रोसेसर जाए, इसका मार्ग प्रशस्त होता है। किसान और प्रोसेसर के बीच में जो करार होगा, उस करार में प्रोसेसर को बुआई के समय ही किसान के उत्पादन की कीमत तय करनी पड़ेगी। अब ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, लेकिन कुल मिला के अभी बहुत दूरस्थ स्थान पर कोई व्यक्ति 5 एकड़ की खेती करता है, और मैं उसको भाषण देता हूं कि भाई गेहूं धान क्यों कर रहे हो, मौसम्बी का फल क्यों नहीं लगा रहे, मौसम्बी का फल लगाओगे, केले की खेती करोगे तो इतना फायदा होगा। लेकिन उसके सामने ये संकट है कि अगर वो मेरी सलाह मान ले तो निवेश भी कर दे, कर्जा लेकर भी कर दे, और फसल भी आ जाए, लेकिन उसको जब मार्केट नहीं मिलेगा तो उस समय उसको नरेंद्र सिंह जी का भाषण ध्यान आएगा कि यार कह तो गए थे, लेकिन अब कोई खरीदारी नहीं मिल रहा है। इस एक्ट के माध्यम से प्रोसेसर और किसान के बीच में जो ऐसी दूरी है, ये दूरी कम होके ऐसी हो जाएगी, और प्रोसेसर को किसान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रोसेसर सोचता है कि मैं जो चीज को प्रोसेस कर रहा हूँ वो अच्छी गुणवत्ता की हो, एक स्थान पर मिल जाए, और मैं वहीं प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकूं, तो मेरा भी लॉजिस्टिक खर्च बचेगा, मैं भी उत्पादन को अपनी निगाह से देख सकूंगा। इसका जो आज अभाव है, इस अभाव को खत्म करने के लिए ये एक्ट किसान और करारकर्ता दोनों को इजाजत देता है। जब दोनों लोग मिलेंगे तो प्रोसेसर किसान से कहेगा
कि भाई आप अगर इस दिशा में काम करोगे तो इसका मैं मूल्य आपको बुआई के समय तय कर सकता हूं। तो वो दोनों लोग मिलकर एक मिनिमम मूल्य तय करेंगे। जब उदाहरण के लिए वो आम की खेती करता है तो प्रोसेसर ने कहा कि भाई सब लोग मिलके 400-500 किसान आप आम लगाओ और मैं यही फैक्ट्री लगाऊंगा और आपका माल खरीदूंगा। तो आम का 4-5 साल का भाव देख के औसत मूल्य निकाला जाएगा और वो औसत मूल्य किसान के करार में उल्लिखित होगा कि भाई तुम्हारी फसल आएगी तो मैं 10 रुपए किलो आम खरीदूंगा। तो 10 रुपए किलो का उसका उल्लेख हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी कि किसान की जब फसल आई उस समय आम 20 रुपए किलो हो, तो किसान के मन में एक पछतावा हो सकता है कि मैंने 10 रुपए किलो का करार कर दिया, यार फसल तो ज्यादा में बिच रही है। तो उसको बढ़े हुई कीमत का भी कुछ अंश मिल सके, यह भी प्रावधान में होगा कि अगर कीमत का इतना प्रतिशत बढ़ेगा तो उसका अमुक प्रतिशत किसान को भी मिलेगा। 10 रुपए किलो जो मिनिमम मूल्य वो तो मिलेगा ही, और ये 10 रुपए किलो मिनिमम मूल्य इसके बावजूद मिलेगा कि फसल अगर बर्बाद हो जाए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण तो ये जोखिम किसान का नहीं होगा, ये जोखिम प्रोसेसर का होगा। यह कानून में उल्लेख है। इस कानून के अंतर्गत किसान की जमीन से किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी, ठेका, पट्टा, लीज कोई भी नहीं हो सकती, पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसमें यह भी किसान को स्वतंत्रता दी गई है कि किसान चाहे तो करार से मुक्ति पा सकता है, लेकिन व्यापारी चाहे तो करार से मुक्ति नहीं पा सकता। अगर करार से उसको निकलना है तो किसान को जो करार में उसकी फसल का मूल्य लिखा है वो पूरा मूल्य चुकाना पड़ेगा, तभी वो करार से निकल सकता है। लेकिन किसान पर इस प्रकार की बंदिश नहीं है। अगर दोनों के बीच में कोई विवाद होएगा तो ये विवाद एसडीएम तक जाएगा। एसडीएम को भी कानून में बांधा है कि 30 दिन के अंतर्गत एसडीएम को फैसला देना ही पड़ेगा। अगर फैसला किसान के विरुद्ध जाता है तो किसान के खिलाफ डिग्री हो सकती है, लेकिन किसान के खिलाफ सिर्फ उतनी ही वसूली का आदेश एसडीएम दे सकता है जितना प्रोसेसर से उसने आदान के रूप में लिया। मान लो ये तय हुआ कि भाई बीज आप दोगे तो बीज के जो पैसे उसकी वसूली का आदेश किसान से हो सकता है, लेकिन ये वसूली भी किसान की जमीन के विरुद्ध नहीं की जा सकती। इसके लिए किसान को ये एग्री करना पड़ेगा कि वो कब देगा, कैसे देगा, किस्तों में देगा, अगली फसल में देगा, जिससे किसान की जमीन को कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सके। इसका पर्याप्त प्रावधान किया गया है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उसमें खाद्य वस्तुओं को बाहर किया है। छोटा सा अमेंडमेंट है, लेकिन वर्तमान परिवेश में उसका महत्व है और इस अमेंडमेंट से भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी, निजी निवेश बढ़ेगा और जो रिफॉर्म हुए उनसे ये निवेश भी जो इसके माध्यम से होगा वो भी गांव तक पहुंचेगा। क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में खाद्य वस्तुओं को तब रखा गया था जब हमारे यहाँ खाद्यान्न का अभाव था। आज जो है हम लोग एक तौर से सरप्लस कंट्री है, हमारे पास रखने को जगह नहीं है। अभी भी आप सब लोग देखते हैं कि ये फसल आती है तो बहुत सारे फोटो अखबार में छपते हैं कि भाई इतना अनाज बर्बाद हो गया, सड़ गया, बरसात में भीग रहा है, रखने को जगह नहीं है। तो चूंकि सरकार का माल है तो सड़ते रहना चाहिए, उस पर तो किसी का फर्क पड़ता नहीं। सरकार का नुकसान तो लोग अपना नुकसान मानते नहीं है। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ये सुनिश्चित होगा कि जो व्यापारी
को स्टॉक सीमा 100 कुंटल की तय की गई, लेकिन अगर उसकी हैसियत 1000 कुंटल स्टॉक करने की है तो अब वो 1000 कुंटल स्टॉक कर सकेगा। लेकिन जब वो 1000 कुंटल स्टॉक करेगा तो उसके लिए वो अपना माल भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकता सड़ने के लिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही पड़ेगा। और जमाखोरी और कालाबाजारी तब होती है जब किसी चीज की शॉर्टेज हो। आज हमारे पास पर्याप्त उपलब्धता है और इसलिए अगर केंद्र सरकार अपने अधिकार को कम कर रही है तो यह केंद्र सरकार का स्वागत योग्य कदम है। अब सामान्य तौर पर यह विषय आता है कि कुल मिला के भाई बाकी लोग नहीं चाह रहे तो मोदी जी क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मोदी गवर्नमेंट जो भी कुछ करती है बाकी सरकारों में और मोदी जी की सरकार में सिर्फ इतना ही अंतर है कि कुछ लोग अच्छे कदम को भी कुछ लोगों के निहित स्वार्थ और दबाव के कारण उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। और मोदी सरकार में ऐसे तमाम सारे दबाव को दरकिनार करके किसी भी निर्णय तक पहुंचा जा सकता है, ये बेसिक अंतर है। कांग्रेस का 2019 का मैनिफेस्टो आप देखोगे तो उन्होंने पेज 17 पर कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म के बारे में साफ साफ लिखा है कि हम एपीएमसी को खत्म कर देंगे, हम एपीएमसी में लगने वाले टैक्स को खत्म कर देंगे, हम अंतर्राज्यीय व्यापार को खोल देंगे। ये कांग्रेस का कमिटमेंट है। हम संविदा खेती को प्रोत्साहित करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है। हम एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को समाप्त कर देंगे, ये कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है। नीति आयोग की एक समिति है जिसके देश भर के सभी मुख्यमंत्री मेंबर हैं, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। पिछले बार जब मीटिंग हुई थी तो कृषि मंत्री के नाते मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। तो चर्चा के उपरांत कृषि सुधारों की दृष्टि से 10 मुख्यमंत्रियों की एक समिति प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी, जिसमें कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री के रूप में मेंबर थे, अमरिंदर सिंह जी भी थे, नवीन पटनायक भी थे, देवेंद्र फडणवीस उस कमेटी के अध्यक्ष थे। उस कमेटी की बैठक में कमलनाथ जी ने बहुत जोर देकर यह कहा था कि एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर चुका है, अब इसको समाप्त कर देना चाहिए, यह देश के विकास में बाधा बन रहा है। नेशनल फार्मर कमीशन ने देश भर में किसानों से बात की, व्यापारियों से बात की, कृषि विद्वानों से बात की, अर्थशास्त्रियों से बात की। उन्होंने भी इस प्रकार के रिफॉर्म आए रिकमेंड किया। स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट में ये तीनों रिफॉर्म के लिए बल देते हुए लिखा। श्वेतकारी संगठन के नेता शरद जोशी जी, उन्होंने तो बहुत बल देकर ये लिखा कि किसान हिंदुस्तान का तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसको मंडी की जंजीरों से मुक्त नहीं किया जाए। यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब किसी एग्रीकल्चर समिट में गए, जब किसी एग्रीकल्चर से संबंधित मीटिंग को उन्होंने संबोधित किया, ये रिफॉर्म किया जाना देश की किसानी के हित में है। यूपीए सरकार के कृषि मंत्री शरद पवार साहब 10 साल रहे। हर जगह उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए, इसी एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, मंडी एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यूपीए की सरकार चाहती भी थी, कहती भी रही और अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने डाला, लेकिन वो चाहते हुए भी 10 साल में कभी कर नहीं पाए। लेकिन मोदी जी ने
कृषि के क्षेत्र में किसान की बहबूदी हो, निजी निवेश बढ़े, किसान की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़े, सरकार का पैसा किसान तक पहुंचे, व्यापारी का पैसा किसान तक पहुंचे, फूड प्रोसेसिंग बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी आए, किसान को वाजिब दाम मिले। इसके लिए जो करने की आवश्यकता थी इस मानसून सत्र में मोदी जी की सरकार ने उसको कर दिया। कई बार कांग्रेस के मित्र ये भी कहते हैं कि साहब वो तो चर्चा करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ लोकसभा और राज्यसभा का तो सीधा लाइव प्रसारण होता है। लोकसभा में भी सबने अपने विचार रखे, राज्यसभा में भी 4 घंटे तक बहस हुई और मेरा जब रिप्लाई शुरू हुआ तो उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने अलोकतांत्रिक कृत्य किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब ये पास हो ही जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग आज इस रिफॉर्म का विरोध कर रहे हैं उनमें प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी दुष्प्रचार का सहारा ले रही है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन कांग्रेस को चाहिए कि पहले कांग्रेस के नेता प्रेस के सामने ये कहें कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा था वो झूठ था। या तो मैनिफेस्टो झूठा है और या अब आप जो कृत्य कर रहे हो वो झूठा है। दोनों में से एक चीज तो झूठ है। दोनों चीजें झूठ नहीं हो सकती और दोनों चीजें सच नहीं हो सकती। कांग्रेस का जवाब इसके पास नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग उठाकर आप देखो तो आपके ध्यान में आएगा कि एक्ट की एक लाइन का भी विरोध किसी कांग्रेस या प्रतिपक्ष के किसी सांसद ने नहीं किया। पॉलिटिकल बातें करके भाषण देते रहे। तो पॉलिटिकल बातों से पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकल बातों से देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार साफ नियत से काम करती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। कांग्रेस के दुष्प्रचार के आगे न तो मोदी सरकार झुकेगी और न ही मोदी सरकार रुकेगी। आने वाले कल में भारत आत्मनिर्भर हो और भारत की आत्मनिर्भरता में और देश के जीडीपी में एग्रीकल्चर का सर्वाधिक योगदान हो, इसके लिए ये रिफॉर्म लाए गए हैं। और इन रिफॉर्म से किसानों के जीवन में और उनकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, उनकी माली हालत सुधरेगी, देश की खेती को और ताकत मिलेगी। मुझे तो इतना ही कहना है। एक घंटा लिया, बहुत अच्छा लगा आपको कि आपसे इतनी लंबी बात की। निवेदन है कि आप उसी शालीनता से हम लोगों के जवाब भी देंगे। हाँ, एक सवाल है मेरा। एक सवाल है मेरा। मोदी सरकार ने एक करके कर लो ना। मोदी सरकार ने किसानों को तमाम सारी मदद पहुंचाई और उसको जो है मुफ्त रूप दिया, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी हजारों किसान ऐसे हैं जिनकी जमीनों पर ताकतवर लोगों का कब्जा है। वो प्रशासनिक अधिकारियों से ये प्रयास करते हैं, दर्जनों चक्कर लगाते हैं, दर्जनों आवेदन देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा सही हो। इसके लिए मोदी सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान दंडोतिया जी, ये दीवानी का मामला है। अगर ऐसे कोई विषय आपके पास हो तो मुझे बताइए, तो हम लोग मिलकर प्रयास करते हैं। इस एक्ट में तो हम लोगों ने निर्णय करने के लिए एसडीएम को 30 दिन की बाध्यता में बांधा है। तो इस एक्ट का आपकी बात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपकी बात निश्चित रूप से जायज है। और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप जरूर मुझे बताइए, हम अधिकारी। देखिए, एमएसपी सामान्य तौर पर भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है और एमएसपी पहले भी थी। एमएसपी को हमने 1.5 गुना किया और एमएसपी आगे भी
चलती रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका होने की गुंजाइश नहीं है। खरीफ की एमएसपी हमने घोषित कर दी, खरीफ की फसल आ रही है, उसकी खरीद शुरू होने वाली है, कई स्थानों पर शुरू भी हो गई है और रबी की भी बुआई से पहले हम लोगों ने एमएसपी घोषित कर दी है। तो इसलिए एमएसपी एक्ट का भाग पहले भी नहीं थी और एक्ट का भाग आज भी नहीं है, लेकिन कुल मिला के जो व्यापार में असंतुलन है वो आने वाले कल में संतुलित हो और हर किसान को उसका वाजिब मूल्य मिल सके, इसके लिए जो कानूनी बाध्यताएं हमारे लिए थी उन बाध्यताओं को हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया। गेट खुला हुआ है, मतलब ग्वालियर का किसान जो है अगर दूध का उत्पादन करता है तो वो दिल्ली अपना दूध भेज सकता है, उसको कोई रुकावट नहीं है और वो अपना भाव तय करता है कि भाई मैं किस भाव दूंगा। फिशरीज में भी मंडी की रुकावट नहीं है। तो आज अगर आप देखेंगे तो इन दोनों क्षेत्रों में सरकार का निवेश कम है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों का एग्रीकल्चर के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है और जबकि सरकार का सर्वाधिक योगदान फसल में है, लेकिन जीडीपी में फसल का उतना योगदान नहीं है और उसका मूल कारण इस प्रकार की कानूनी बंदिशें हैं। आज दूध व्यक्ति पैदा करता है तो वो कोई 26 रुपया किलो बेच रहा है और कोई 36 रुपया किलो बेच रहा है, कोई दिल्ली भेज रहा है, कोई भोपाल भेज रहा है, किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं है। तो दूध का किसान ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, मतलब पिछले 6 साल में भी दूध के किसान की ग्रोथ जो है 1% बढ़ी है। तो कुल मिला के ये सारे रिफॉर्म जो है अंततोगत्वा अंतिम किसान को लाभ देने वाले। सर मेरा सवाल, तो क्या जवाब है उनको? वही समय आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वही समय राहुल गांधी का? देखिए, राहुल गांधी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता बची है तो उनको अपना घोषणा पत्र सामने रख के उससे मुकर जाना चाहिए और फिर पूरी ताकत से विरोध करना चाहिए। और कांग्रेस के इस दो मुही राजनीति को पूरा देश समझ चुका है। राहुल का कमांड कांग्रेस पर भी नहीं है, तो राहुल का कमांड देश पर होगा और किसानों पर होगा। इस की कोई बहुत गारंटी कोई नहीं दे सकता। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि आपका जो आंदोलन है वो सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन है और इस कांग्रेस के आंदोलन में हिंदुस्तान का एक किसान भी नहीं है। और राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर पर बैठकर रैली निकाल रहे थे वो देश का इकलौता ट्रैक्टर है जिसमें सोफा सेट लगा हुआ है। सर मेरा सवाल है सर देखिए, अटल एक्सप्रेस वे ये इस क्षेत्र के लिए बड़े महत्वाकांक्षी योजना है। 2016-17 में हम लोगों ने इसकी कल्पना की थी और वो सने सने मूर्त रूप ग्रहण कर रही है। बीच में कांग्रेस रिजिम आई तो मैंने भी 2 बार मुख्यमंत्री के साथ बैठक की, लेकिन वो जहाँ थी वहीं पड़ी रही। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी ने आके उसको झाड़ पहुँच के तैयार किया। केंद्र सरकार ने, नितिन गडकरी जी ने उस योजना के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। मध्य प्रदेश की सरकार को उसका डीपीआर बना के सबमिट करने के लिए कहा गया है। ये अटल एक्सप्रेस वे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं कि जहाँ पानी होता है वहीं विकास होता है और जहाँ सड़क होती है वहीं विकास होता है। जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ क्योंकि पानी की आवश्यकता थी। और अब स्थिति ऐसी है कि कुल मिला के अगर आने जाने का साधन है तो निश्चित रूप से समग्र विकास की कल्पना की जा सकती है। और इसलिए जब चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा तो उसके साथ साथ हम लोग ये भी प्रावधान कर रहे हैं कि अगल बगल की जो लैंड है उसको भी मैपिंग किया जा रहा है कि वहाँ किस प्रकार की इंडस्ट्री आ सकती है, किस प्रकार के और कल कारखाने आ सकते हैं, किस प्रकार के आजीविका के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। ये भी उस प्लानिंग का एक हिस्सा है। भाजपा 28 सीटों पर लड़ेगी और 28 सीटें जीतने के लिए लड़ेगी।
मैं तोमर साहब 16 सीटों में से सबसे मजबूत सीट की बात कर रहा हूँ जो आप जीतेंगे, और सबसे कमजोर सीट कौन सी मानते हैं जो आप? मैं कह रहा हूँ ना कि जिन 16 की आप बात कर रहे हो 16 पर हम लड़ रहे हैं और 16 जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये तो कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो तो 28 की 28 सीटें जीत रही है। माननीय गणेश सिंह जी, कौन सा ऐसा उद्योग लगाना चाहते हैं जो भी देशव्यापी? देखिए, दरअसल क्या है, अब जो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसका लाभ ग्वालियर अंचल के भी सभी संस्थानों को मिल सकेगा। लोगों को आगे उसमें आवेदन करना चाहिए। दूसरा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आमतौर पर बैंक में लोन लेने के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं और बैंक उनको लिफ्ट नहीं मारता है। लेकिन इस 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत जो भी एजेंसी लोन के लिए अप्लाई करेगी उसको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगी। हर हफ्ते मेरे मंत्रालय में बैंक के अधिकारियों के साथ बैठकर मॉनिटरिंग होती है और बैंक खुद इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो 1 लाख करोड़ का डिस्बर्समेंट जल्दी से जल्दी कैसे करें। दूसरा, हॉर्टिकल्चर बोर्ड का रीजनल ऑफिस अभी तक ग्वालियर में नहीं था, वो ग्वालियर में खोल दिया गया है। मैंने उसकी मंजूरी दे दी है, जगह भी तय हो गई है। अब आचार संहिता है तो उसके बाद उसको हम चालू कर देंगे। तीसरा, इजराइल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ग्वालियर और मुरैना के बीच में नूराबाद है, वहाँ पर एक हॉर्टिकल्चर का एक्सीलेंट सेंटर हम लोगों ने शुरू किया है और वो एक्सीलेंट सेंटर में इजराइल गवर्नमेंट के भी ट्रेनर रहेंगे, हमारे भी ट्रेनर रहेंगे और इजराइल की जो खेती की टेक्नोलॉजी है उससे हमारे इस अंचल के किसान को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अभी तक 6,000 रुपया मिलते थे किसान को, अभी 4,000 रुपया उन्होंने जोड़े हैं। देश भर में किसानों को 6,000 रुपया मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान को 10,000 रुपया साल इस योजना के अंतर्गत मिलेगा। ये मध्य प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीति का परिचय है। भाजपा के जो वरिष्ठ शीर्ष नेता है, भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज नहीं है। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता 3 प्रकार के होते हैं। एक कार्यकर्ता वो होते हैं जो पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं, एक कार्यकर्ता वो होते हैं जो बिना पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं, एक कार्यकर्ताओं का प्रकार ये होता है कि जो चुनाव के समय काम करते हैं। हमारे तीनों प्रकार के कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही है, किसी के मन में कोई नाराजगी नहीं है। जैसे जैसे बाजे बजेंगे हर कार्यकर्ता मैदान में खड़ा दिखेगा। धन्यवाद। कृषि सुधार बिल को लेकर कांग्रेस का नेतृत्व दुष्प्रचार करने का असफल प्रयत्न कर रहा है। कांग्रेस आरंभ से ही किसान विरोधी और गरीब विरोधी रही है। आज किसान घाटे की खेती कर रहा है और आज देश में गरीबी दिख रही है। इसके लिए राहुल गांधी और उनके पुरखे जिम्मेवार हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी उन्मूलन के लिए, किसानों की माली हालत सुधारने के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो कांग्रेस को पच नहीं रहे हैं। इसलिए कांग्रेस दुष्प्रचार और भ्रामक प्रचार का सहारा ले रही है। आज भी किसान डबरा और तमाम इलाकों में इसको लेकर जाम लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या उनको समझ नहीं आ रहा है या फिर उन तक सही बात नहीं पहुंच पा रही है? सारे किसान समझ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस से संबंधित जो लोग हैं वो दुष्प्रचार फैलाने की योजना में शामिल हैं। किसान उनके साथ कोई नहीं है, कांग्रेस पार्टी का ये आंदोलन है। एक मामला सामने आया जिसमें हाथरस कांड जो था उसमें पड़ोसी देश की एक भूमिका रही थी, उसमें किसी न किसी तरह से दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की गई थी, उसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई थी बड़ी। ये पूरा निकल के सामने आया तो क्या मानते हैं? हाथरस कांड बहुत दुखद है।
निंदनीय है। हाथरस कांड पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह संज्ञान लिए हुए है। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। लेकिन यह भी सही है कि अगर कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश को अराजकता में धकेलना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनको इजाजत नहीं देगी। कांग्रेस का चरित्र रहा है जात को जात से लड़ाओ, मजहब को मजहब से लड़ाओ और फूट डालो, राज करो की नीति के आधार पर ही कांग्रेस ने अब तक राज किया है। अब देश की जनता कांग्रेस की औकात को समझ गई है, इसलिए कांग्रेस के किसी भी प्रचार का कोई भी जनता पर फर्क आने वाला नहीं। लेकिन बाहर से फंडिंग हुई थी आंदोलन, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तो हमेशा, आपने देखा है राहुल गांधी ऐसे नेता हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए थे जाके। इससे ही राहुल गांधी का चरित्र समझ में आता है। और राहुल जी और सोनिया जी हो, उनको देश के बारे में मालूम नहीं, जमीन के बारे में मालूम नहीं, खेती के बारे में मालूम नहीं, संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में मालूम नहीं, और कांग्रेस में ही उनके नेतृत्व को स्वीकारता नहीं है। तो आप लोग काहे को चिंता कर रहे हो उनकी।